नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका। मैं हूं बुक लवर और आप देख रहे हैं जयपुर बुक ट्यूबर। और यहाँ आपको मिलेंगी बुक्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, समरीज और उनके स्टोरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस, वो भी हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। अब मेरे मन की एक बहुत ज़रूरी बात पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कि देखो, बाहर कोरोना चल रहा था, वो तो संभल नहीं रहा था और अब धीरे धीरे उसके रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, मतलब पूरे रेमबो जैसी रंग बिरंगी बीमारियाँ फैल रही हैं बाहर। तो इसलिए सभी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। बाहर तब तक ना निकले जब तक बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, लेकिन तब भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की पूरी पूरी पालना करें। तो चलो फिर शुरू करते हैं चैप्टर 6 की एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सभी लोग अपने अपने गुनाह याद कर रहे थे, बेड पे लेटे लेटे, कि किसने किसको मारा है, कैसे मारा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और साथ में हमें उनसे जुड़ी थोड़ी सी उनकी बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है कि वो कोई भी इतने शरीफ और भले नहीं थे जितना वो वहाँ बनने की कोशिश कर रहे थे। सबका कोई ना कोई घिनौना पास्ट रहा ही था, उनका अतीत। और अब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग भी सो चुके थे, लेकिन वो आज के इस वाक्य से इतना परेशान थे कि उन्हें सपने में भी वही सब दिख रहा था। उस दिन का ऑपरेशन थिएटर वो भुला ही नहीं पा रहे थे। पसीना उनके माथे से टपक रहा था, इसलिए नहीं कि उन्हें ऑपरेशन करना था या उन्हें डर लग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस दिन गर्मी ज़्यादा थी। वो गर्माहट उनके हाथों तक को महसूस हो रही थी। वो आज भी सपना देखते वक्त अपने आप को उसी तरह से नशे में महसूस कर रहे थे और बहकी बहकी बातें कर रहे थे, जैसे ये कौन लेटा है ऑपरेशन टेबल पे, इसका ऑपरेशन करना है मेरे को। ये नर्स से पूछूं क्या मैं, ये कौन है? लग तो बड़ी अटपटी सी रही है। जाने दो, मैं खुद ही कपड़ा हटा के देख लेता हूँ कौन है ये नर्स कहीं कुछ उल्टा ना सोचने लग जाए मेरे बारे में कि मैं तो प्रोबेशन पीरियड में हूँ, फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूँ। अरे यार, ये लोग मरीज़ का चेहरा ढकते ही क्यों हैं? ज़रूर से एमिली ब्रेंट ही रही होगी वो। और वो क्या कह रही थी वो आज सबसे? हम लोग जीवन के सफ़र में मौत की मझधारा में फंस गए हैं। गजब का मजाक करती है ये लेडीज़ भी। तभी वो नर्स से एनेस्थीसिया मांगता है और अब अचानक उसके सपने में आता है एंथनी मास्टन, जो ऑपरेशन टेबल को ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था और नर्स उसे ऐसा ना करने के लिए कह रही थी। एंथनी को वहाँ देखकर डॉक्टर खुशी से चिल्लाकर कहता है, मुझे पता था कि तुम ही हो। मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, तुम मर नहीं सकते, तुम मरे नहीं हो ना। अभी डॉक्टर ये सब सपने में देख ही रहा होता है कि उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और जागने के बाद वो सबसे पहले दो चीज़ें देखता है। एक तो धूप जो खिड़की से उस कमरे में आ रही थी, और दूसरा मिस्टर रॉजर्स, जो लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के उठते ही वो कहता है, सर, मेरी वाइफ सर, वो उठ नहीं रही है। मैंने उसे जगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। रॉजर्स की ये बात सुनकर डॉक्टर तुरंत मिसेस रॉजर्स के कमरे में पहुंचकर उसे चेक करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो मर चुकी हैं। रॉजर्स को ये बात सुनकर धक्का लगता है। वो उसी भाव में बोलता है, ये कैसे हो सकता है सर, ये तो बिल्कुल ठीक थी रात तक। हमें तो कई साल से किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर ये आज अचानक ऐसे मुझे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती है सर। डॉक्टर जब पूछते हैं कि क्या मिसेस रॉजर्स को कोई बीमारी रही थी पहले, या अभी उन्हें कोई हार्ट डिजीज़ हो, डॉक्टर की इस बात से रॉजर्स साफ साफ इनकार कर देता है। अब पूछते हैं डॉक्टर कि क्या ये सोने से पहले किसी दवाई का सहारा लेती है या और कोई दवाई ले रही हो, पेन किलर या फिर कोई हैवी डोज की। रॉजर्स की इस बार भी मना कर देने पर डॉक्टर खुद कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो वॉश बेसिन के पास चेक करता है और फिर ड्रॉवर्स में भी, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि मिसेस रॉजर्स के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। रॉजर्स उन्हें शांत करने के लिए कहता है, सर, उसने रात को कुछ नहीं खाया पिया था, सिवाय उसके जो आपने इसे दिया था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात पर कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही घड़ी में 9 बजने की आवाज़ आ जाती है और सभी नीचे आकर नाश्ता सर्व होने का वेट करने लगते हैं। लेकिन मिस्टर ब्लोर अभी भी टकटकी लगाए किनारे की तरफ ही देखे जा रहे थे लगातार, इस आस में कि बोट कब आएगी। मिस्टर ब्लोर चिंताजनक भाव से वेरा और लंबोर्ड की तरफ देखकर कहते हैं, मौसम भी ठीक है, समय भी लगभग हो ही चुका है, तो अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वेरा थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, हो सकता है वो लेट हो गया हो ज़्यादा सोने की वजह से। क्यों ना उसके आने तक नाश्ता ही कर लिया जाए। इतना कहकर नाश्ता करने के लिए वेरा चली जाती है, लेकिन लंबोर्ड को पीछे से मिस्टर ब्लोर रोक के कहते हैं, मैं अब तक उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया हूँ। मैं तो कोई थ्योरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ मामला समझ नहीं आ रहा कि थ्योरी बनाऊँ तो किन सबूत के आधार पे। कुछ सबूत मिल ही तो नहीं रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ असल में हुआ क्या है। अब वेरा और मिसेस एमिली ब्रेंट नाश्ते की टेबल पर परोसगारी का इंतज़ार कर रही होती हैं और तभी रॉजर्स और आर्मस्ट्रॉन्ग कमरे से बाहर आते हैं। रॉजर्स खाना परोसने लगता है
और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं पूरा खाना रॉजर्स ने अकेले तैयार करा है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आज। अब आप सब अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करें, फिर मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बात जानने की जिज्ञासा में वो सब जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करते हैं और मिस्टर रॉजर्स टेबल साफ़ करने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहते हैं कि बात ही कुछ ऐसी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपको खाना खाने दिया जाए, फिर बात बताई जाए। मिसेस एथिल रॉजर्स अब नहीं रही। डॉक्टर के ऐसा कहते ही सबके चेहरे सफ़ेद हो गए, ऐसे कि मानो उन्हें काटो तो खून नहीं। सबके सब ये सुनकर अचंभित हो उठे थे। वेरा कहती है, कितने दुख की बात है, हम जब से यहाँ आए हैं ये दूसरी मौत है। ये सब यहाँ हो क्या रहा है? मिसेस रॉजर्स तो वैसे ही डरी डरी सी रहती थी हमेशा, और वो कल वाली बात सुनकर तो और भी ज़्यादा परेशान लग रही थी। ज़रूर से रात को उनका हार्ट फेल हो गया होगा। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, हाँ मैं मान सकता हूँ कि उनका हार्ट फेल हुआ होगा, लेकिन कोई कारण भी तो रहा होगा ना ऐसा होने का। अब इतनी देर से चुप बैठी मिसेस एमिली ब्रेंट कहती हैं, ये ज़रूर से उसकी अंतरात्मा होगी जिसने ऐसा करा। तुमने सुना नहीं था क्या उस आवाज़ ने क्या कहा था? ये लोग दोषी हैं, इन्होंने अपने पुराने मालिक का कत्ल किया था, और मुझे लगता है वो आवाज़ ज़रूर से सही कह रही थी, कोई आरोप नहीं था वो सब। शायद तुमने गौर नहीं करा, लेकिन रात को उस आवाज़ के बाद से मिसेस एथल रॉजर्स के हाव भाव कुछ बदले बदले से लग रहे थे। वो रात को नींद में डर के मारे ही मर गई होगी, या तुम चाहो तो इसे ऊपर वाले की मर्जी भी मान सकते हो, उन्हीं का करा सब। डॉक्टर कहते हैं, शायद आपकी पहले वाली थ्योरी ही सही है मिसेस एमिली ब्रेंट, क्योंकि उसके बिना प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड के तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अब मिसेस एमिली ब्रेंट कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। मिसेस रॉजर्स ने रात को सोने से पहले कुछ खाया था क्या, या कुछ पिया हो, चाय वगैरह, पानी? एमिली की बात सुनकर डॉक्टर जवाब देता है, नहीं, जहाँ तक रॉजर्स ने मुझे बताया है उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था सोने से पहले। मिस्टर ब्लोर कहते हैं, वो तो ऐसा ही कहेगा ना डॉक्टर। अब लॉम्बार्ड को कुछ समझ आता है कि मिस्टर ब्लोर किस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हाँ, हाँ तुमने सही समझा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रात को हम सबने वो आवाज़ सुनी थी जिसने इन दोनों पर हत्या का आरोप लगाया था। हो सकता है मिस्टर रॉजर्स ने एथिल का डर पहले ही भांप लिया हो, क्योंकि एथिल पूरी तरह से टूट गई थी आवाज़ सुनकर, इतनी कि वो बेहोश हो गई, और उसके बाद भी वो हड़बड़ाहट में थी हर चीज़ के। पहले से ही डरी डरी रहती थी, और आवाज़ सुनने के बाद तो वो और ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, और वो पश्चाताप करने के लिए सबको सच बता देने वाली हो। रॉजर्स को अब उस पर भरोसा नहीं रहा, और रॉजर्स ने उसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए, इस डर से कि कहीं एथिल उसका भांडा ना फोड़ दे। वैसे भी वो जिंदा रहती तो इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। जब रॉजर्स को लगा पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब वो फंस सकता है, तो उसने ज़रूर उसकी चाय में कुछ मिला दिया होगा और एथिल को हमेशा के लिए सुला दिया। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कुछ कन्फ्यूज सी आवाज़ में बोलते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे उसके बेड के पास कोई कप तो मिलना चाहिए था ना, या फिर कुछ गिलास जिसमें चाय मिली हो। मैं अभी अभी उसका कमरा छान के आ रहा हूँ, और मुझे वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। मिस्टर ब्लोअर डॉक्टर की तरफ देख के कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा शरीफ हो लगता है डॉक्टर। अगर रॉजर्स ने ऐसा कुछ करा होगा तो सबसे पहले उसने वो कप ही वहाँ से हटाया होगा ना, ताकि उसके प्लान के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। जनरल मैकार्थर ने उनसे थोड़ा अलग नज़रिया जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कोई आदमी अपनी बीवी का कत्ल करने की कोशिश भी करेगा। जनरल मैकार्थर के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्लोअर बोलता है, तुम तो रहने ही दो जनरल, जब आदमी की जान पर बनाती है ना तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब रॉजर्स वापस उनके पास आता है, अपना किचन का काम ख़त्म करके उनसे पूछता है, क्या आप लोगों को और कुछ चाहिए सर? मिस्टर वॉरग्रेव उसके इस सवाल का जवाब सवाल में ही देते हैं, ये फ्रेड यहाँ रोज़ कितने बजे तक आ जाता है? रॉजर्स कहता है, यही कोई 7-8 बजे तक आ जाता है सर। लॉम्बार्ड कहता है, पर अभी तो 10 बज रहे हैं ना, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया फिर सब लोग एथिल के मर जाने पर रॉजर्स को सहानुभूति व दिलासा देते हैं, और रॉजर्स उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है। लॉम्बार्ड छत पे नज़रें गड़ाए देख रहा था। मिस्टर ब्लोअर बोले, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि बोर्ड को तो यहाँ 2 घंटे पहले ही आ जाना चाहिए था, वो अभी तक आई क्यों नहीं? लॉम्बार्ड बोलता है, अच्छा तुम्हें तो सब जैसे पहले से ही पता होता है ना, तो ये भी बता दो कि वो नहीं आई है तो आएगी कब तक? मिस्टर ब्लोअर एक लंबी सांस भर के कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है, नाव अभी तक नहीं आई। ज़रूर से नाव का यहाँ नहीं आना किसी बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा लग रहा है मुझे तो किसी के। मिस्टर ब्लोअर के सुर में सुर मिलाते पीछे से एक आवाज़ आती है, जनरल मैकार्थर की, हाँ नाव नहीं आने वाली है। सीधी सी बात है, कोई है जो नहीं चाहता कि हम यहाँ से वापस जाएं, और एक हम हैं जो उस नाव के यहाँ आने का रास्ता देख रहे हैं। ये ज़रूर किसी की सोची समझी साजिश है, हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा।
अभी उनकी बातचीत चली रही होती है कि छत पर आ जाते हैं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग और वहाँ चल रही उनकी बातचीत को गौर करके सुनने लगते हैं। तभी अचानक पीछे से दौड़ता हुआ आता है रॉजर्स और कहता है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से, क्या मैं आपसे कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ सर? डॉक्टर बड़े ही लीनियंट वे में मुड़ते हैं, लेकिन रॉजर्स का चेहरा देखकर सोच में पड़ जाते हैं। रॉजर्स बहुत परेशान और डरा हुआ सा लग रहा था, उससे भी कई गुना ज़्यादा जितना वो सुबह उसकी वाइफ के मर जाने की खबर को सुन के हुआ था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मौके की नज़ाकत को समझते हुए तुरंत उसके साथ घर के अंदर चले जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ रॉजर्स, तुम इतने घबराए हुए कैसे लग रहे हो? रॉजर्स कुछ नहीं कहता और चुपचाप डॉक्टर को डाइनिंग रूम में आने का इशारा करता है और आगे आगे चलने लगता है। डॉक्टर बड़ी जिज्ञासा से उसका पीछा करते हैं और डाइनिंग रूम में पहुंच के रॉजर्स को फिर से अपना सवाल दोहराते हैं, कुछ बताओ कि भी रॉजर्स, क्या बात है, यहाँ चल क्या रहा है? रॉजर्स बड़ी सहमी सी आवाज़ में कहता है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा सर, पर यहाँ ज़रूर से कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग रॉजर्स से कहता है, ज़रा खुल के बताओ रॉजर्स, तुम कहना क्या चाहते हो? इस तरह से पहेलियाँ मत बुझाओ मेरे साथ। रॉजर्स फिर से अपनी उसी लहजे में कहता है, हो सकता है सर आप मुझे पागल समझे या आपको लगे कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूँ मुझे खुद को उस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन शायद मैं आपको उतने अच्छे ढंग से नहीं समझा पाऊँ। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटे फिगर्स जो बाहर हॉल में टेबल पे रखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अब पूरी बात जानने के लिए बहुत बेचैन होने लगते हैं। हाँ तो क्या अजीब है उनमें, वो 10 ही तो थे, रात को भी हमने गिना तो था खाना खाते वक्त सब ने। रॉजर्स कहता है, वही तो ना सर, वही बात है, मैंने कल रात को टेबल साफ़ करते वक्त उन्हें देखा था, वो 10 नहीं 9 थे, लेकिन काम ख़त्म करने की जल्दबाजी में मैंने बात को आई गई कर दिया। लेकिन आज सुबह नाश्ता लगाते वक्त जो मैंने देखा वो बहुत विचित्र है सर, वो अब 8 हो चुके हैं, अब वो सिर्फ 8 ही हैं, सिर्फ और सिर्फ 8। ओह माय गॉड, अब ये कैसी नई पहेली है? ये सब यहाँ हो क्या रहा है? इन्हें यहाँ आए ठीक से पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है और अभी तक 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है। ऊपर से उन छोटी कांच की मूर्तियों का यूँ गायब हो जाना अपने आप में एक नया रहस्य बन गया है। आखिर क्या हो रहा है इस आइलैंड पर? कौन कर रहा है ये सब और क्यों? क्यों वो फ्रेड जो रोज़ 7-8 बजे यहाँ आ जाता था, वो आज 10 बजे तक भी नहीं आया है? कहीं मिस्टर ब्लोर और जनरल मैकआर्थर का सोचना ठीक ही तो नहीं है कि वो अब नहीं आने वाला है, आज बोट नहीं आएगी? क्या हुआ होगा उसके साथ? कहीं उसको भी तो एंथनी मार्स्टन और मिसेस रॉजर्स की तरह मार तो नहीं दिया किसी ने? क्या जस्टिस वॉरग्रेव का अंदाज़ा सही है, या फिर वो नॉर्मल हार्ट अटैक से मरी हैं, या उन्हें भी एंथनी की तरह सुसाइड ही कर लिया? कहीं रॉजर्स ने तो अपनी पत्नी की हत्या नहीं करी, और अगर उसने सुसाइड करा है तो क्यों? एंथनी की मौत का राज भी तो दफन ही है अभी तक, और अब एक और राज हमारे सामने है। और उन मूर्तियों का क्या, वो कम कैसे हो रही हैं? हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा इस बुक के चैप्टर नंबर 7 पर, जिसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा 29 मई सैटरडे को, यानी परसों। और अगर आपको इसके पहले के चैप्टर्स देखने हैं तो सबके लिंक, प्लस अगर आपको मुझे कोई बुक सजेस्ट करनी है तो इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ हर मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो मैं आपसे मिलूँगा जल्दी ही, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।